खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आरफिद भट्टी साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ कानूनदान, पॉलिटिशियन और दानिश्वर जनाब एतजाज़ अहसन साहब ने। मगर मैं कुछ खबरें पहले बयान कर दूँ, फिर उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पार्लियामेंट में क्या चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात ज़ाहिर है वो सावरन कर सकती होगी, मगर ये क्या मामला है और इसमें क्या खुशनीति शामिल है या और क्या मामला है, पूछेंगे जनाब एतजाज़ अहसन साहब से। अदलिया की तकसीम तीसरी कुव्वत को मुदाखलत का मौका देगी, एक ये बात भी किसी ने की है, या ये सही या ये महज मफरूज़ा है। नून लीग अदालत के फैसले कर लेगी या वो तमाम जमहूरी हक़ इस्तेमाल करेगी जो पहले उसने सजाद हुसैन शाह साहब जो सजाद साहब की अदालत के हवाले से किया था। IMF में आपका बी प्लान क्या है? माशाल्लाह मईशत के जो माहिर हैं जनाब इसहाक डार साहब, उनकी जो एक महारत है उस पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच एतजाज़ अहसन साहब। एतजाज़ अहसन साहब, क्या लॉ मेकिंग जो हो रही है ये खुशनीति पर मबनी है और ये एक अच्छे इंसाफ के दौरा शुरू हो जाएगा उसके बाद, या किसी एक ख़ानदान या किसी एक ग्रोह या एक मालियाती मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हो रहा है? काजी साहब, एक चीज आपने और मैं सोचता समझता हूँ कि हम सभी उसको पूरा अहमियत नहीं दे रहे, और कईयों ने तो सोचा ही नहीं है। आपने बात की है, अभी नाम लिया है इसहाक डार का। इसहाक डार पाकिस्तान के खजाने का इंचार्ज है, और इसहाक डार का ये उसके कहने के मुताबिक उसका पाकिस्तान में कोई कारोबार नहीं है, और इसलिए कोई दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ या कुछ करने की। वो कहता है मेरे बेटों के बड़े कामयाब और होनहार बेटे हैं और मेरा कारोबार उनके साथ है, और वो लैम्बोर्गिनी भी लेके निकलते हैं, गाड़ी जो कि कोई 7-8 करोड़ की है, और वो उनके टावर्स भी हैं वहाँ, वो जो इन्वेस्टमेंट है सड़कों की। अब अगर उसका पाकिस्तान में कारोबार नहीं और कारोबार सारा बाहर है, तो आप मुझे बताएं कि उसको क्या नुकसान है अगर डॉलर ऊपर चला जाता है? उसको तो फायदा है। डॉलर ऊपर जाता है तो डार ऊपर जाता है और पाकिस्तान डाउन जाता है। डॉलर नीचे आता है तो डार भी नीचे जाता है और पाकिस्तान अप जाता है। ये तो सी सौ जिस तरह होती है, उसके दो पलड़ों पे आमने सामने बैठे हुए, और जितना नुकसान पाकिस्तान का होता है उतना फायदा इसहाकदार को होता है। इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कानून में, आईन में। और इसको जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो वो आदमी तो फाइनेंस मिनिस्टर बनने के शुरू से ही उसका इब्तदाई हक ही नहीं है। वो इनफैक्ट एक क्रिमिनल एक्टिविटी है उसके तौर पे, सिर्फ महज वजीरे खजाना बन जाने का। अब वो वजीरे खजाना बना हुआ है, वो कहता है जी पैसे कोई नहीं है इलेक्शन के लिए 90 दिन। वो देखे नजरिया जरूरत को ला रहा है, जिसको हम समझते हैं, हमने 2-3 दफा दफनाया भी है बड़ी मुश्किल से, बड़ी जद्दोजहद करके। वो MRD की इतनी जद्दोजहद करके हमने हासिल किया एक मकाम ऐसा जिसमें लोग सारे एग्री हो गया कि नजरिया जरूरत नहीं चलेगा। और 10-12 साल हमारी एक जमहूरियत रही, लेकिन वो भी हमने आपस में झगड़े करवा के और उसको खराब किया, और मुशर्रफ आ गया, फिर नजरिया जरूरत दे के एक मैन ऑन हॉर्सबैक आके बैठ गया। अब ये मुजस्सम तजाद है, तजाद की नुमाइंदगी करता है पाकिस्तान के मुफादात, पाकिस्तान के अवाम के मुफादात और इसहाकदार के मुफादात। इसी तरह नवाज शरीफ का है, इनकी दौलतें तो बाहर है सारी। अब अगर बाहर है तो अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो नवाज शरीफ ऊपर जाएगा। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतजाज़ साहब, गुजारिश है कि एक तरफ मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि पहले मेरे वालिद की सज़ाएं ख़त्म करें, इमरान खां को नहल करें। अचानक सो मोटो हमसे आप बेहतर जानते हैं कि अचानक कहते हैं चीफ जस्टिस साहब का ये अख्तियार अकेले का नहीं होना चाहिए। क्या मौजूदा जो तौहीन अदालत का केस है, जो 90 दिन में इलेक्शन करवाने के आइन में
है, ये उसे काउंटर करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी लग रही है? ये बुनियादी तौर पे उसको काउंटर करने की स्ट्रेटेजी है। देखें जी, इसमें भी देखें दो चीजें बड़ी बातें। मैंने आपके प्रोग्राम में, आप साल 1.5 साल पहले के प्रोग्राम देख लें, मैंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक दरार पड़ी थी। मैं उस वक्त से कह रहा हूँ 1.5-2 साल कि ये दरार पड़ी। जब कोई सुप्रीम कोर्ट का मुतल्लिक बात हुई, मैंने कहा उसमें बहुत दरार पड़ी हुई है और बहुत ये खलीज जो है गहरी खलीज है और इसको ये एक रंग लाएगी, वो रंग ला रही है। अब ये खलीज जो है ये दो ग्रोहों में तकसीम कहते हैं क्या है, ये मानते हैं, ये लॉ मिनिस्टर भी कहता है कि 90 दिन है, 90 दिन मानते हैं, 90 दिन आइन का तकाजा है कि 90 दिन में हो, लेकिन ये पूरा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो नजरिया जरूरत के तहत इसमें जो एक तो हमें रियलिटीज को, हकायक को फेस करना, हकीकत पसंदी है 90 दिन होना चाहिए, पर हमारे पास पैसा नहीं है, हमें फौज सिपा सालार देने को तैयार नहीं है, हमें रेंजर ये सनाउल्लाह वजीर दाखिला देने को तैयार नहीं है, हमने फाइनेंस से पूछा तो फाइनेंस हमें पैसे भी देने को तैयार नहीं है। हम क्या करें? अब जरूरत इस बात की है कि इस हकीकत को पहचाने और इस हकीकत को पहचानते हुए आइन से इनराफ कर जाए, क्योंकि ये हकीकत ये आइन के बरखिलाफ है। अब ये नजरिया जरूरत आ रहा है बात। चीफ जस्टिस अभी तक जो पोजीशन है, जो ऑब्जर्वेशन से नजर आई, और आइन में के तहत इलेक्शन कराएंगे। अब 90 दिन तो गुजर गए, वो हमारे ये इन्होंने 40-45 दिन तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हाँ हू करते हुए प्रेसिडेंट को कंसल्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पहले कहते हैं नहीं करना, फिर कहते हैं करते, जाके जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद वो कंसल्टेशन कर रहे हैं, वरना कर ही नहीं दे रहे कंसल्टेशन, जो कि जरूरी है अंडर सेक्शन 57 ऑफ द इलेक्शन एक्ट। अब ये इनको जब सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च 2023 को ये फैसला कर दिया कि ये 90 दिन में होंगे, और या करीब तरीन डेट 90 दिन के बाद, करीब तरीन तारीख 90 दिन के बाद, यानी ये नहीं कि अक्टूबर में ले जाए, 6 महीने आगे ले जाए, पर करीब तरीन तारीख हो जाती, 10 दिन ऊपर ले लो, 15 दिन ऊपर ले लो। ये इन्होंने इसको बड़ा इस लाइसेंस को जो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा दिया, इसको और ये इन्होंने बड़ा मिसयूज किया, अब्यूज किया। अब चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं? चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब और एजाजुल हसन ये कहते हैं कि जी 90 दिन आइन में है, वो नहीं आएगा। दूसरे जो कहते हैं नजरिया जरूरत ही है, हर वक्त की जरूरत होती है तो उसके मुताबिक आइन को भी इनराफ। अच्छा, एक खबर मैं देना चाहता हूँ एतजाज साहब, मैं माफी चाहता हूँ आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन अभी खबर आई है कि काबीना ने मुसवदा जो है उस पर उसको अप्रूव कर दिया है। अब सुओ मोटो 3 सीनियर तरीन जजेस ले सकेंगे, अभी तक ये है। ये क्या इसी तरह एप्लीकेबल हो जाएगा या सुप्रीम कोर्ट के पास भी इख्तियार है इस सिलसिले में? और इसके साथ दूसरा सवाल मैं बाद में करूंगा, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि अगर फैसला हमारे खिलाफ आया तो उन्होंने कह ही दिया कि हम नहीं मानेंगे, बल्कि एक इमरान खान या हम एलिमिनेट होंगे, इस हद तक बयान दिया है वजीर दाखिला ने। पहले ये बात कि अब 3 जजेस करेंगे, आप इस पर क्या वैल्यू जजमेंट देंगे? 3 जजेस का मतलब है जी चीफ जस्टिस, उनके दाएं बैठे होंगे ये अकाजी फैजीसा और बाएं तारिक मसूद। ये सीनियर मोस्ट जजेस हैं इस वक्त। ये इस तरह, ये मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, कॉर्नेलियस नजरिया जरूरत के खिलाफ था, वो तमीजुद्दीन के केस से, गवर्नर जनरल रेफरेंस से, वो माइनॉरिटी जजमेंट, इख्तलाफी जजमेंट लिख रहा था, और वो नजरिया जरूरत के खिलाफ मुनीर, चीफ जस्टिस मुनीर नजरिया जरूरत के हक में था। उसने पहले
तमीजुद्दीन खान के केस में मौलाना तमीजुद्दीन की पिटीशन डिसमिस की, फिर उसने 6 साल बाद मार्शल लॉ को वैलिडेट कर दिया, उसमें 200 केस में अयूब खान ने जब मार्शल लगा दिया, 10 दिन के अंदर अंदर उसे वैलिडेट। अब वो भी नजरिया जरूरत थी कि जी है तो गलत पर इसकी जरूरत है, हम क्या करें, इसकी जरूरत है। वो ही नजरिया जरूरत जो है ये 2 ग्रुप में चलता जा रहा है। बीच में सारे जज हो गए थे नजरिया जरूरत के। जब इरशाद हसन शाह साहब के अदालत ने जफर अली शाह का यूनानिमस जजमेंट दी और मार्शल लॉ मुशर्रफ ने जो लगाया था 12 अक्टूबर 1999 को उसको वैलिडेट किया, वो नजरिया जरूरत की बहार थी सब। अब ये कॉन्टेस्ट होता है, जज ऐसे भी हैं और उनके साथ वकला भी खड़े होंगे, और ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जी हम नजरिया जरूरत के हक में नहीं, आइन में ये लिखा है, कानून में ये लिखा है, उस पर चलो, पहले उस पर चलो, चल के देखो तो सही, अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर बताओ। ये पहले एतजाज साहब गुजारिश है कि नजरिया जरूरत को दफन करने के लिए वकला बरादरी ने एक तारीखी किरदार अदा किया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस वक्त वकला बहुत ज़्यादा तकसीम है। जिस तरह मोहतरमा मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब अदलिया को तनकीद का, हदफ तनकीद का, करप्ट और कंप्रोमाइज तक के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इससे आप पाकिस्तान में इंसाफ के जो तकादा है उसमें कुछ खराबी नजर आएगी इन फ्यूचर? जी अगर ये कामयाब हो गया तो खराबी नजर आएगी। अगर ये जो नजरिया जरूरत कामयाब हो गया तो हम 50 साल पीछे चले गए, 1954 में चले गए। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को कि हम 1952-54 में चले गए, और हमें इतनी तरक्की माकूस करने की जरूरत नहीं है, बड़ा पहले नुकसान बड़ा हो। और ये इसमें दरअसल वही बात है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट है इनका। इनको तो चाहिए कि नजरिया जरूरत लगे और आइन से के तकाजे पूरे ना हो, हर जगह नजरिया जरूरत लग जाएगा, आइन कुछ कहेगा आप कुछ और तकादा करेंगे। साहब उमर अताब बंदियाद साहब की कंपैरेटिवली बहुत अच्छी शोहरत है, बहुत करीब से जो लोग उनको जानते हैं, लेकिन बदकिस्मती है मुस्लिम लीग नून खसूसन बहुत ज्यादा उन्हें हदफ तनकीद बना रही है। उसकी वजूहात क्या है? उन्होंने तो कासिम सूरी का भी फैसला उन्होंने फरमाया था। दरअसल मुस्लिम लीग नून यानी बुनियादी तौर पर शरीफ खानदान ही हुआ ना, इनमें ये कोई बर्दाश्त ही नहीं है कि कोई उनके खिलाफ फैसला दे। एक को रेक्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी, वो उनका ज़हन और उनकी सोच ही वो जरा इस्लामी ज्यादा थे, उनको रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी बना दिया। तो ये तो वो एक इंडियन लॉ मिनिस्टर ने ये कहा था कि प्रोस्पेक्ट जो पोस्ट रिटायरमेंट प्रोस्पेक्ट इन्फ्लुएंस प्री रिटायरमेंट जजमेंट। पोस्ट रिटायरमेंट के बाद जो आपको नजर आते हैं मफादात, वो आपकी रिटायरमेंट से पहले की जो जजमेंट है उन पे असरअंदाज होते। अब यही हो रहा है हमारे यहाँ भी। अच्छा, ये अब एप्लीकेबल होगा सर, ये अभी ये असेंबली में जाएगा और उसके बाद ये कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा, या कोई और मेजर्स भी हैं या कोई और मरहले भी हैं एतजाज साहब? नहीं, असेंबली में जाएगा और असेंबली में पास हो गया तो ये तो एक दिन में कानून बन सकता है, और सेनेट वो बुला ले, सेनेट में मेजॉरिटी अगर उनकी है तो वो एक दिन में पास कर सकते। तो ये रूल है, ये तो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है ना, इसके लिए तो 2/3 नहीं चाहिए होती। हाँ, ये अच्छा, वो वैसे तो होना चाहिए। उसके तहत ये जो रूल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं, उनमें अमेंडमेंट होनी चाहिए, और उनमें भी वो ये कि किस तरह इस केस ऐसे केस के 184 के तहत डील किया जा रहा है। और ये जरा अपना फेवर करना चाहते हैं शायद उन जजेस को। अब ये जो चीज है
कि ये 184(3) के बारे में आप कानून बना दें, ये बुनियादी तौर पे वैसे आइन में एक तरमीम के मुतरादिफ होगा, और आइन में तरमीम 2/3 मेजॉरिटी से कम नहीं हो सकती है। 184(3) को अगर आपने रेगुलेट करना है तो रेगुलेट उसके बराबर का कानून होगा ना, उसके बराबर का। तो ये चैलेंज हो जाएगा, ये क्या चैलेंज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में? जी चैलेंज होगा, जी चैलेंज होगा, लाजमी होगा, चैलेंज होगा। और इस चैलेंज को सुप्रीम कोर्ट को मतलब है बिल्कुल इसको देखना चाहिए। चैलेंज कई वजूहात पे हो सकता है, उसमें जो वो जाती मुफाद का इंटरेस्ट, फिर इन्होंने जो एक इशू ये उठा रखा है, आप देखें किससे निकलता है इससे है कि ये डिस्प्यूट करते हैं कि वो जजमेंट, असल बात यह है कि जजमेंट जो आई है 1 मार्च को, वो 3 जजों की अक्सरियत थी कि 4 जजों की। अब ये एक चीज है, ये कोई भी लॉ बना ले, मामला उस पर जाना कि इलेक्शन कराने हैं कि नहीं, पंजाब और खैबर की। असल इशू वो है कि वो इलेक्शन कब होने चाहिए। ये जजेस कहते हैं कि 90 दिन के करीब तर आप एक्सटेंड कर लो, और 90 दिन के करीब तर, अभी भी वक्त इतना नहीं जाया हुआ, करीब तर ये आइन कहता है 90 दिन के करीब तक। सब मानते हैं कि 90 दिन का आइन कहता है, और आइन बड़ा बगैर इबाहम के ये कहता है नॉट लेटर देन 90 डेज। काजी साहब ये भी नहीं कि विद इन 90 डेज, वो कह रहे हैं नॉट लेटर देन 90 डेज। वो नेगेटिव इंपेरेटिव आता है, इंपेरेटिव है, नेगेटिव है। क्यों? अभी आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे थे इत्तेजाज साहब, एक तस्वर ये भी जा रहा है कि हमारी पार्लिमान जो भी उसकी शक्ल है, जितने भी बंदे उसमें बैठे हुए हैं, कि ये इस तरह लगता है कि ये फैमिली स्पेसिफिक हैं। और यहाँ भी क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको नजर नहीं आता कि जज साहब हमारे खिलाफ फैसला देंगे तो किसी रिचर्ड रिची जो मैन फॉर ऑल सीजन वाला है, उसके जरिए जज साहब की खुदा न खास्ता पगड़ी उछालने की कोशिश करें। तो ये तो अब इस रियासत के पल्ले रह क्या गया है? रियासत के पल्ले ये बड़ा इतना मतलब है मारूफ और इतना हमारे लिए मुफीद ये सारा खानदान है, और वो रियासत की बड़ा का बहुत बड़ा असासा है ये खानदान। अच्छा इत्तेजाज साहब, एक थोड़ी सी और बात, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने आज कहा है पहले वो 1 मार्च वाला 4-3 वाला फैसला है उसका फैसला करने, वरना हम कोई फैसला नहीं मानेंगे। क्या कोई एक पार्टी की लीडर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ कह सकती है कि मैं नहीं मानती इसको जब तक मेरी मर्जी ना होगी? आइन में कोई गुंजाइश है इस चीज की? देखें, इस वक्त जो ना मानने, उस फैसले को ना मानने का मतलब यह है कि इलेक्शन नहीं होने। अब उस फैसले को ना मानने और इलेक्शन ना कराने के तो पीछे तो सारी ताकतें तो उस तरफ खड़ी है ना। वो वहाँ चीफ जस्टिस मुनीर भी खड़ा है, वो उनमें मरियम भी है, ये राना सनाउल्लाह भी है, वजीर आजम भी है, वजीर कानून भी है, वो भी है। जो कहता है मैं रेंजर नहीं दे सकता वो भी है, जो कहता है मैं खजाने से पैसे नहीं दे सकता वो भी है। हालांकि 30 अरब रुपए कोई चीज नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर के लिए। वो 170 अरब दे देते हैं एकदम लैपटॉप के लिए, और ये तो कोई उनके लिए कोई चीज ही नहीं है। ये तो निकालना कंप्यूटर का 5-4 मिनट का काम, और वो निकाल के ये पैसे रख सकते हैं इसके लिए, और वो सप्लीमेंट्री बजट में पास भी करा सकते हैं, कोई मसला ही नहीं। इत्तेजाज साहब, मान लिया कि ये इलेक्शन नहीं कराते, बादिल नजर में जो नजर आ रहा है यकीनन हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, और ये अक्टूबर या उससे आगे ले जाते हैं, क्या इससे जमहूरियत को नुकसान नहीं होगा? जिन लोगों ने जमहूरियत की बहाली के लिए तवील जदोजहद की, इसके असरात क्या होंगे जमहूरियत पे? जमहूरियत में तो लोगों का ईमान ही उठ जाएगा। मतलब है, देखिए 90 दिन के बाद 91st डे ये निगरान नहीं रहेंगे जायज और लेजिटिमेट रूलर
ये बहरूपिये होंगे 91st डे को, इनका कोई हक नहीं होगा क्योंकि नॉमिनेटेड है, ये इलेक्टेड तो है ही नहीं। अब आपने इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के और उसकी जगह एक नॉमिनेटेड गवर्नमेंट जिसकी पावर भी कुछ नहीं है, वो उसको बिठा दिया और उसको कहते हैं लामतनाई तौर पे बैठे रहो। लामतनाई कोई उसकी डिफाइन नहीं की कि कौन सी डेट होगी। अब वो 6 महीने बैठ सकता है तो साल भी बैठ सकता है, साल भी बिठाए रखेंगे। ये पीछे भी इनकी ताकतें जो है ना वो भी इनका साथ करें। और मैं साथ देता हूँ ये जजेस जो चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं, जो भी उसके वहां वो और चीफ जस्टिस को दाद देनी चाहिए जिन्होंने कहा कि हम नजरिया जरूरत नहीं चाहते और ना मानते हैं। और उनके आप देख लें कि कौन क्या कुछ इनकार कर रहा है और कौन कौन कर रहा है। तो सारे तो एक तरफ हो गए। मैंने कहा था पहले एक दफा चंद रोज पहले कि रेड लाइन है चीफ जस्टिस के, वकील रेड लाइन डालेंगे चीफ जस्टिस को, समझेंगे। और इसको समझना चाहिए, लोगों को भी समझना चाहिए, अवाम को भी समझना चाहिए। जब वोट का वक्त है उस वक्त भी समझना चाहिए कि ये ट्रेडिशन ही गलत जा रहे हैं, ये हमें पीछे लेके जा रहे हैं, नजरिया जरूरत की तरफ लेके जा रहे हैं। एतजाज साहब, आपने हमेशा रहनुमाई की, बताइए कि ये आजकल पिछले चंद दिनों से पता चल रहा है एक बंदे को उठा लेते 8-10 दिन, पता नहीं चलता, कोई अदारा ऑन नहीं करता। लाहौर जैसे शहर के, इस्लामाबाद के जैसे शहर में, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या मुल्क में रूल ऑफ लॉ या कानून नहीं है कि कोई आदमी को ले जाए और उसको पता ही ना चले कहाँ है, किसके पास है, किस जुर्म में पकड़ा गया? ये भट्टी साहब, मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान में जो कानून है ना, कानून ये है कि अगर मैं जाके किसी जज को कहूं कि ये बंदा अगवा हो गया, जज वहीं बैठे बैठे क्या है, अपने घर में बैठा हुआ है, बाजार में। मेरे ख्याल में हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है और एक ब्रेक है, बात दोबारा से हम देखेंगे। ब्रेक बाद हाज़िर होते हैं और देखते हैं कि नून लीग जो है, जिस तरह कहा गया कि उन्होंने तो साफ कह दिया कि हम अदालत का फैसला नहीं मानेंगे, तो ये क्या सिलसिला है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी भट्टी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, बदकिस्मती से कट गया था सिलसिला, मगर बहरहाल एक बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। जनाब एतजाज़ साहब बेलाग बात करते हैं। अब आपने जो आखिरी ट्वीट की बात की थी उस हवाले से भी बात करते हैं कि जनाब हम तो नहीं मानेंगे और हमें पता है हम आप नहीं मानेंगे, और कुछ शहबाज शरीफ साहब बातें कर रहे हैं, वो सुनवाता हूँ आपको। सुनाएं जी। इमरान नियाजी जिसका नाम है, वो तारीख का सबसे बड़ा है, जो रियासत मदीना का नाम लेकर कौम को धोखा दे और जो दूसरों को चोर और डाकू कहे और खुद खाना काबे मॉडल की घड़ी को एक फ्रॉड तरीके से बेच दे, जो अदलिया की तौहीन करे, जो इंसाफ को ना माने, जो कानून को ना माने, जो आइन से ना माने, उससे बात नहीं हो सकती जनाब स्पीकर। तो आज वो आए, पूरी कौम से माफी मांगे, अपने गुनाहों की माफी मांगे कि मैंने ये भी डाका डाला, ये भी चोरी की, ये भी मैंने गलत बात की, मैंने अदलिया के बारे में ये बात की, मैंने चीफ ऑफ स्टाफ के बारे में बात की, मैं सबसे माफी मांगता हूँ। तो फिर तो जनाब स्पीकर एक करीना है, ऐसे हम बचे जाएं ये मुमकिन नहीं है। तुमसे पहले जो शख्स यहाँ पर अहद नशी था उसको भी अपना खुदा होने का। कादी साहब ये कह रहे हैं वो आइन और कानून को नहीं मानता। आइन को कौन नहीं मानता? जो 2 असम्बलियों में तहलील होने के बाद इलेक्शन नहीं कराता। आइन को कौन नहीं मानता जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला करता है? आइन को कौन नहीं मानता जो ये फरमाते हैं पहले ये फैसला करो अदरवाइज ये फैसला करोगे? आइन को कौन नहीं मानता? उन्होंने इमरान खान साहब ने खिलाफ कानून किया तो होना चाहिए कि वही साहब हैं जिन्होंने जस्टिस कयूम साहब को कहा था एनी सजा देनी है, एनी सजा नहीं, डिक्टेशन कर रहे थे, भाई दा हुक्म है, इन्होंने माफी मांगी सी। और ये वो साहब हैं जिनके 16.5 अरब का केस था। शहीद अरशद शरीफ ने एक इंडाइटमेंट ही नहीं हुई तो 6 महीने फर्द जुर्म ही नहीं लग सकी। काजी साहब मुझे लग रहा है अब आप माइंड करेंगे, एक तरफ इन्होंने कहा जी आर्मी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास वो मोटो का अख्तियार ले लिया, कल को ये कि आर्मी चीफ से कोर कमांडर लगाने का अख्तियार ले लें, परसों के आईजी के पास कोई अख्तियार नहीं है। और तुम्हारे पल्ले है क्या? जो अदारे तुम्हारे महत है, 2 अदारे इस मुल्क में, पाक फौज आपकी सलामती की जमानत,
रूले रत्थे जहाँ भी अदालतों से ही जितना रिलीफ मिलता है। जितने सियासतदानों के पास अदारे हैं, कस्टम ले ले, वापडा ले ले, रेवेन्यू ले ले, पुलिस ले ले, काजी साहब एक्साइज ले लें, फूड ले लें, FPR ले लें, तबाह हो गया। और क्यों इस मुल्क को कर रहे हो? लोग कौन कह रहा है कि जो अदारों को नहीं मानता कानून को नहीं मानता? भाई आइन तो ये कह रहा है 90 दिन में इलेक्शन कराओ, आप उसको नहीं मान रहे। अगर आइन कह रहा है, दूसरी बात अजय सुन दे जो सर सुनो जी, तो बड़ी साहब वो क्रेने किसके पास है जिससे इमरान खान का दरवाजा तोड़ा गया था और उसे घर में जाके उनका फ्रिज खोल के लोग कुछ खाबे भी खा रहे थे? वो किसका था? वो नेपाल से आए थे। हमारे पास कुछ नहीं है। आन के दौर में मिनिमम 1000 मुबैना तौर पर जाली पुलिस मुकाबलों में इंसान जान से गए। ये कह रहे हमारे पास कुछ नहीं। जिले शाह एक मासूम आदमी किसने मारा, कैसे मारा? वजीर आला आजम शहबाज शरीफ साहब पता करें आपका कौन सा साहबका वजीर उसके घर गया, 40 लाख की उसको ऑफर की, क्या डराया, उसके साथ कौन कौन कमिश्नर लाहौर उसकी बात करने गया था? वो यार लोगों को कत्ल कर दो। लेवल प्लेइंग फील्ड ही कादी साहब, लेवल प्लेइंग एक मलंग एक दरवेश के कत्ल से शुरू होगी, फिर इस शहर संगदिल को जला देना चाहिए, इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। मुझे इनसे नहायत एहतराम से शहबाज साहब ये बातें कभी अपने आप पर भी अमल करें कि भाई मेरे पास 16 अरब का केस था, मेरे भाई अब भी मोहतरम आप वो भूल गए जो हमने मॉडल टाउन में फूल बांटे थे? कादी साहब साने मॉडल टाउन, अच्छा, इनके घर से किलोमीटर नहीं था। आपने 14 लाशें बहा दी, 100 लोगों का खून महनाजुल कुरान बहा दिया, ताहिरुल कादरी चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के चले गए। लेकिन यार मैं हैरान हूँ, चलो जानवर तो इंसानी गोश्त खाते हैं, इंसान के खून का प्यासा कैसे हो सकता है? मैं हैरान हूँ। कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। और भाई आपने इमरान खान के घर हमला किया, हमला जब वो इस्लामाबाद अदालत के हुक्म पर गए, उसकी मिसेज कह रही थी घर में शेलिंग फेंकी और घर से वो ले आए और मेरा जिले शाह मार दिया। जो दरवेश था, जो दाता साहब ज़्यादा रहता था, जो जिसको मिलता था ना, भाजी चाचू जी मैं ताड़े लिए दाता साहब जाके दुआ करना, आपने तो उसको मार दिया। फिर उसका पर्चा इमरान खान पे डाल दिया, फिर अगले दिन का नहीं वो एक्सीडेंट है। और यार तुम्हारी कौन सी बात पे यकीन करे? अगर वो इमरान खान बकौल इनके कानून को नहीं मानता तो ये बताए ना। नहीं ये तो कानून पे सारी उम्र कानून पे चले गया। देखो ऐसी क्या बात, मार्शल लॉ ज़ाब्ता मार्शल लॉ ज़ाब्ता कानून नहीं होता। बड़ी साहब क्या बातें करते हैं आप? अच्छा काई साहब चले मान लिया हमारे लिए वज़ीर काबिल एहतराम है, इनके एफिडेविट पे नवाज शरीफ बाहर गए 50 रुपए के लंदन इलाज के लिए। इनसे आज तक किसी अदालत ने पूछा, किसी कानून ने पूछा कि जी आपके एफिडेविट पर 8 हफ्ते के लिए गया वापस क्यों नहीं आए? कादी साहब यहाँ आप टेलीफोन देख रहे हैं। टेलीफोन नहीं देख रहा मैंने नहीं मैं इन्हीं की मदद सना करने लगा हूँ, इन्हीं की तारीफ करने लगा हूँ। बटी साहब आपने कभी तस्वीरें देखी? आपको याद होगा एक इथियोपिया मुल्क है जहाँ गुर्बत से हमने तस्वीरें देखी, मदकूक बच्चे मरने वाले। आज मैंने उसकी करेंसी निकाली और मैं हक्का बक्का रह गया कि उसकी करेंसी का नाम ETB है, इथोपियन बर नाम है उसका। 5 रुपये 26 पैसे का एक आता है और $1 53.9 जो है ETB का आता है। दुनिया की मरी हुई मैशत जो है ओए मलबा बना दिया तुम लोगों ने। भट्टी साहब इनकी हालत देखें और किधर है मेरे प्यारे सागडार साहब? ये इथोपिया से भी बुरे आपके इशारिये हैं जमहूरियत। कादी साहब एतजाज एहसन साहब ने क्या फरमाया था? डॉलर नीचे जाएगा तो डार ऊपर आएगा। इनके सांसें बंद हो गई। मुझे ये नहीं पता, ये तो मैं अपनी बात कर रहा हूं। साहब आपकी सुना है कि शहबाज शरीफ साहब बड़ी एहतराम करते हैं। पता नहीं एक ही मुलाकात है मेरी कि आटा बांटने में जो तमगा लाश लें, जो आटे का एक थैला लेगा उसको तमगा जुर्रत देगा। चले कुछ चीज सुना दूं आपको, सुनाओ जी। लाडले की हुकूमत के नतीजे IMF से जो मुआहदा किया गया उसको तार तार मैंने नहीं किया। इमरान नियाजी ने मुआहदा किया
और IMF के मुआहदे की सरीहन खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तान को जनाब स्पीकर डिफॉल्ट की नहज पर पहुंचा दिया। आज IMF हमसे कदम कदम पर हमसे गारंटीज लेना चाहता है जिसकी दी जा रही हैं। हमें ये कहा जा रहा है कि दोस्त ममालिक से जो कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा किया जाए। इंशाअल्लाह हम उसको पूरी तरह करेंगे। यार ये भी तो सुना दे। इन्होंने कहा था 6 महीने में सारा ठीक कर देंगे हम। एक दफा हमें पावर में आने दें। कादी साहब आप भोले बादशाह, इतनी क्रेडिबिलिटी जीरो कर दी इन्होंने 11 महीने में कि आपकी गारंटी कोई नहीं मान रहा। आप कह रहे अपना है लो आपका करैक्टर ठीक यार नहीं। क्या गारंटी कोई किसी की क्यों मांगता जब आप पर इत्मीनान ना रहे। साहब 178 रुपए से 300 रुपए पे डॉलर ले गए हो यार, और दुनिया में तुम एक लाफिंग स्टॉक बना दिया है। अफगानिस्तान हमसे मजबूत मैशत है। कादी साहब मुझे बता क्या हालत है आप 11 माह में। अच्छा कादी साहब मेरी एक रहनुमाई फरमाई, 11 महीने में माशाल्लाह 13 जमातों की हुकूमत है। इसने एक अवाम दोस्त काम किया ना। वो आज खबर आ गई है कि वो 10 लाख रुपया हम कार्ड बंद कर रहे हैं। हम कार्ड नहीं दे सकते। ये 10 लाख। अच्छा 10 हाँ, लाख हम इलाज पे जा सकते हैं। बाहर जहाज पे मियां नवाज शरीफ साहब जाएंगे, PIA का त्यारा वहां खड़ा रहेगा, उसका जहाज उसका किराया वो हम दे सकते हैं, मगर गरीब आदमी को 10 लाख रुपए नहीं दे साहब 10 लाख। यार ये क्या नौसरबाजी है। 10 लाख कार्ड में इलाज कौन कराता था? इनके तो चार्टर्ड मैं सैकड़ों मेडिकल को जानता हूं जिन्होंने करवाया है। दुकानदार, गरीब, मजदूर, चौकीदार, किसान, 25-30 हजार तनख्वाह लेने वाले, बेरोजगार माइए, घरों में काम करने वाली, इनके लिए तो चार्टर्ड प्लेन आते हैं। इनका बस चले तो ये पाकिस्तान के। बहरहाल मैं आपको ये बताऊं भट्टी साहब, पता नहीं आज हमारे साथ हफीज पाशा साहब ने आना था, वो आए या नहीं आए। अभी बात करेंगे हम किसी से। इंसॉल्वेंसी इज रिट लार्ज ऑन दी वॉल, और ये इनकी वजह से हुआ है। ये जो कहते थे ना कि मैं IF वेख लवांगा, बड़के लगा के वहां से आए थे मौला जट साहब, इसहाक डार साहब। आप इकानमी के एक्सपर्ट है। यूक्रेन जंग ज़्यादा इलादा, उन्हें पैसा मिल गया। यार क्या तो मिलना हमारे हुक्मरानों की वजह से 22 करोड़ अवाम पर ये जो अजाब मुसल्लत है, इसकी सजा कब तक लोग करेंगे? क्लोजिंग है। ये पैसा जो हमने लिया ना जंग, ये भी बड़ा गलत। यूक्रेन जो पैसा ले रहा है, इन्होंने इंडस्ट्री लगाई नहीं है यहाँ पे। ये जो अफगानिस्तान में घुस के पैसे इकट्ठे करने का जो धंधा था, आज हमें उस मकाम पे ले आया, मगर आंखें नहीं खुल रही। आंखें उस दिन खुलेंगी कि उससे पहले ही कुछ बेहतर हो जाए। इजाज़त दें, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।